A very good morning to all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोलो, कोई क्वेरीज हैं? No, No, sir. sir. कोई क्वेरीज नहीं है। आओ तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स इन एरियर्स। Calls in arrears means when the company when the directors on behalf of company make a call from the shareholder, like first call, second call, third and final call, like that. यानी whatever amount is called upon by the directors after allotment stage is called as call money. पढ़ाया था ये आप लोगों को। तो Yes. जब Yes, sir. डायरेक्टर शेयर होल्डर से यूनिफॉर्म बेसिस पे अलॉटमेंट स्टेज के बाद डायरेक्टर्स ने कुछ अमाउंट पर शेयर कॉल अपॉन किया, लेकिन आउट ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स सम शेयर होल्डर्स हैव नॉट मेड द पेमेंट ऑफ द कॉल, देन द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। वो कॉल्स जो डायरेक्टर्स ने मेक तो कर ली लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो देखो, कॉल्स इन एरियर्स इन योर बुक ऑन पेज नंबर 7.29, it often happens that some shareholders fail to pay the amount of allotment or call when it becomes due. सर, अगर अलॉटमेंट लेवल पे भी पेमेंट नहीं किया, मान लो अलॉटमेंट पे 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है, इस टाइप से पेमेंट डिमांड किया जा रहा है। 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन का अमाउंट तो हर कोई देगा, विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी आपको शेयर से अलॉट नहीं होने। अगर अलॉटमेंट अमाउंट भी किसी ने पे नहीं किया तो उसको भी कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यहां पर भी कॉल्स इन एरियर तो रेज हो जाएगा अगर आपने अलॉटमेंट मनी डायरेक्टर्स ने डिमांड की और आपने पे नहीं की, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट जब एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इट मींस आपने उस एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, ठीक है ना। और जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी एप्लीकेंट के पास जाता है। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेंट के पास चला गया, इट मींस कंपनी उसको शेयर्स अलॉट कर चुकी है। नाउ he is not called as applicant, now he will be called as shareholder of the company. तो अगर अलॉटमेंट लेवल का भी अमाउंट किसी शेयर होल्डर ने पे करने में डिफॉल्ट कर दिया है तो भी कॉल्स इन एरियर्स तो रेज होंगी। दिस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स। तो देयर आर टू मेथड्स टू डील विद कॉल्स इन एरियर्स। दो तरीके हैं कॉल्स इन एरियर्स को डील करने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मेथड नंबर फर्स्ट, without opening calls in arrear account, and method number second, by opening calls in arrear account। पहला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और दूसरा मेथड है अकाउंटिंग का बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। उस केस में क्या होगा, अगर डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट मनी ड्यू की, डिमांड की शेयर होल्डर से, या आफ्टर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या एनी अदर कॉल डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पे डिमांड कर ली और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, तो अनपेड अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट में एज अ डेबिट बैलेंस रिमेनिंग रह जाएगा। जैसे मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे
और फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज़ कंपनी ने डिमांड किए, तो आप एंट्री करते हो 30,000 रुपीज़ से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? यस सर। अब मान लो 10,000 में से 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो 1500 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए, तो 30,000 में से 1500 लेस कर दो, 28,500 से आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उस केस में क्या होगा, देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की पोजीशन देख लो, ये है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब आपने शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की थी, आपने एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, और जब आपने अमाउंट रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 28,500, देखो 1,500 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस आपके शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख दूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,500, ये क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर ये 1,500 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स हैं, ये अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। दिस डेबिट बैलेंस विल शो दैट सम अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सम शेयर होल्डर फॉर द फर्स्ट कॉल मनी। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. इन केस नंबर सेकंड, ये तो था केस नंबर फर्स्ट। इन केस नंबर सेकंड हम क्या करेंगे, अब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। उस केस के अंदर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कैसे? यहां पर तो मैंने तुम्हें बताया, जब आपने कॉल मनी ड्यू की, हमने एंट्री की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज। ये एंट्री तो दोनों ही केस में होगी ही होगी। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, ये एंट्री इस मेथड में भी होगी और इस मेथड में भी होगी। कॉल मनी तो ड्यू करेंगे। अब फर्स्ट मेथड में विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय 28,500 रुपीज से, क्योंकि 500 रुपीज पे 3 रुपीज पर शेयर हमें रिसीव नहीं हुए, इसलिए हमने रिमेनिंग जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ उससे हमने फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर डेबिट 30,000 से क्रेडिट 28,500, इट मींस जो एरियर अमाउंट है 1,500 वो फर्स्ट कॉल अकाउंट में एज अ डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इससे पता लगता है कि 500 शेयर्स पे अभी भी हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करनी बाकी है। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। क्यों? कंपनी ने अमाउंट कॉल अपॉन कर लिया, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो कॉल्स इन एरियर ही है। इस मेथड में क्या होगा, इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा। किस स्टेज पे? इस स्टेज पे। इस स्टेज पे तो सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री, लेकिन जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल का तो यहां पर अब एंट्री चेंज हो जाएगी। यहां पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 28,500 रुपीज, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपीज। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इस मेथड के अंदर अभी तक हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन ही है, वो क्लोज नहीं हुआ, 1,500 रुपीज का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। जबकि इस मेथड में कॉल अकाउंट डेबिट हो चुका है, यहां पर डेबिट हुआ था 30,000 से, यहां पर क्रेडिट हो गया 30,000 से, कॉल अकाउंट इज नाउ क्लोज्ड। ओपन क्या हो गया? नया अकाउंट ओपन हो गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो फर्स्ट मेथड में फ्यूचर में जब हमें ये रिमेनिंग 1,500 रुपीज रिसीव होते हैं, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,500 रुपीज। बट इन सेकंड मेथड जब हम ये रिमेनिंग 1,500 रुपीज रिसीव करेंगे शेयर होल्डर से, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बोलो क्लियर है? यस सर। अब देखो बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है। सपोज एक्स लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स।
एक्स लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रखे हैं। 10,000 शेयर्स के ऊपर 10,000 शेयर्स के ऊपर इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज ड्यू किए। फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज डिमांड किए। One shareholder holding 500 shares didn't pay the first call money. On 500 shares, call money not received. Call money not received. फिर कह रहा है but when the company made final call of ₹3 per share, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब कंपनी ने की 3 रुपीज पर शेयर की, ही पेड ऑल हिज एरियर्स। तो ऑन 500 शेयर्स एरियर्स रिसीव्ड बाय द कंपनी, एरियर्स क्या है? 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल, ये हमारे एरियर चल रहे थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल कॉल, वो हमें फाइनल कॉल के साथ रिसीव हो गए। शेयर होल्डर ने सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ उसका पेमेंट कर दिया। क्लियर है? कैसे करेंगे इस केस में? इस केस को हम कॉल्स इन एरियर्स हमारी जो आ रही हैं, हमारी जो कॉल्स इन एरियर्स आ रही हैं, इसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों मेथड के अंदर हम ठीक करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैसे होगा वो दोनों मेथड से देख लो। मेथड नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे ऑन 10,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 20,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है? Yes. सेम एंट्री सेकंड मेथड में भी हो जाएगी। ठीक है ना? सेम एंट्री सेकंड मेथड में भी होगी। फिर फर्स्ट मेथड के अंदर ये पहली एंट्री थी, फर्स्ट मेथड में दूसरी एंट्री। फर्स्ट मेथड कौन सा है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज नहीं मिले, 1,000 रिसीव नहीं हुए ना आउट ऑफ 20,000 रुपीज, तो 19,000 रिसीव हो गए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000 रुपीज। क्या सेम एंट्री होगी यहाँ पे? आंसर इज नो। यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000। 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज नहीं मिले थे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। अब देखो यहां पर कॉल अकाउंट डेबिट हुआ 20,000 से, क्रेडिट हुआ 19,000 से, 1,000 का डेबिट बैलेंस कॉल अकाउंट शो कर रहा है। यहां पर कॉल अकाउंट तो क्लोज हो गया, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट, लेकिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस अब शो हो रहा है। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने ड्यू की, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर 3 रुपीज पर शेयर 30,000 रुपीज से एंट्री करोगे और सेम एंट्री यहां भी पास होगी। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एंट्री यहां भी पास होगी सेकंड मेथड में भी, दैट इज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। लेकिन फोर्थ एंट्री फॉर द रेसीट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल,
अब 30,000 रुपीज तो कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के रिसीव करेगी और 1,000 जो एरियर चल रहे थे वो कंपनी ने रिसीव किए, तो टोटल कंपनी रिसीव करेगी 31,000। एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 रुपीज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के कितने रिसीव किए? 1,000 रुपीज। अब फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो गया। 20,000 से डेबिट हुआ था, 19,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 1,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ। कॉल अकाउंट क्लोज, फर्स्ट कॉल अकाउंट। और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. सेकेंड मेथड में जहां पर बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है, एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30,000 रुपीज। बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। दो मेथड है जो आपको अच्छा लगे, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन ध्यान से समझने आपको दोनों ही है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें चॉइस नहीं देते आपको कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। वो कह देते हैं कि सॉल्व द अबव क्वेश्चन बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं उनमें से कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इजी लग रहा है, दूसरा हमें टफ लग रहा है। ऐसी कोई चॉइस, सिलेक्टिव नहीं पढ़ना आपको। आप सिलेक्टिव नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम में किस वे में वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे वी नेवर नो। ठीक है ना? तो दोनों को प्रिपेयर कर लेना मेथड को, बाकी कोई डिफिकल्टी है नहीं। ये केवल आप लोगों की एक मेंटेलिटी बन जाती है कि सर ये मेथड इजी लग रहा है। दोनों ही इक्वली इजी हैं। अब मैंने आपको जब प्रेजेंटेशन पढ़ाया था शेयर कैपिटल का इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में हमने पढ़ा था ना, कॉल्स इन एरियर्स को हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में से लेस करके शो करते हैं। याद है? Yes, sir. तो अगर कॉल्स इन एरियर्स हैं क्वेश्चन में और आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, क्योंकि वही आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स हैं अगर ये रिसीव नहीं हुई होती क्वेश्चन में, तो ये 1,000 रुपीज हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में से लेस करके शो करते हैं। तो या तो इसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में से लेस कर देते हैं, और अगर ये शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, इस एग्जांपल में तो हमें बाद में रिसीव हो गई फाइनल कॉल के साथ, बट कुछ क्वेश्चन में ये सिचुएशन नहीं होगी, वो यही कह देंगे क्वेश्चन में यही सिचुएशन बन जाएगी कि कुछ शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। इन सच अ केस आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस टू द शेयर होल्डर्स, इवन आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, इफ द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, देन द डायरेक्टर्स हैव द राइट टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं, जो अभी तक हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा नहीं है, तो ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ओपन किया या फिर कॉल अकाउंट में ये जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, एट द टाइम ऑफ पासिंग द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये अकाउंट इतने ही अमाउंट से क्रेडिट होके क्लोज हो जाते हैं। यानी फर्स्ट मेथड में अगर फॉरफीचर होता है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में जो 1,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, एंट्री फॉर फॉरफीचर के अंदर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000 से क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। सेकंड मेथड में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट होगा 1,000 से। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो टेबल हमें क्वेश्चन में ये बुक के अंदर दी हुई है पेज नंबर 7.29 पर, उसके बाद एक नोट डाला हुआ है, वेदर द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपनड और नॉट, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर
is shown as a deduction from the amount of subscribed but not fully paid up share capital on the equity and liability side of the balance sheet. This account is closed. ये अकाउंट क्लोज हो जाता है. कौन सा अकाउंट? या तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट. When the amount of area is received, या तो amount of area receive हो जाए तो देखो कॉल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया या कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, या फिर द रेलिवेंट शेयर्स आर फॉरफिटेड, या जो रेलिवेंट शेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको कॉल मनी रिसीव नहीं हुई हैं वो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हो. आई होप क्लियर होगा. Yes, sir. Yes, sir. Now our next topic is interest on calls in arrears. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर. देखो बच्चों, डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पर कॉल अमाउंट ड्यू किया या अलॉटमेंट मनी ड्यू की. शेयर होल्डर ने अगर उसको टाइमली पे नहीं किया देन द कंपनी हैज अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच एरियर अमाउंट. देन द कंपनी हैज अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच एरियर अमाउंट. सर किस रेट से? इफ द rate of interest on calls in arrears is specified in the articles of association of the company. कंपनी ने अपने खुद के आर्टिकल्स बना रखे हैं और उसमें रेट स्पेसिफाई कर रखा है तो उस रेट के अकॉर्डिंग whatever is the rate specified in the articles of association will be applicable, and by using such rate interest will be charged by the company from the defaulting shareholder. ठीक है ना. लेकिन अगर कंपनी ने अपने खुद के आर्टिकल्स नहीं बना रखे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं है खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के उनको रजिस्टर कराए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ये नेसेसरी नहीं है. ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है. लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर चाहे तो वो खुद के आर्टिकल्स ना बनाए. उस केस के अंदर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. तो अगर कंपनी ने खुद के आर्टिकल्स बना रखे हैं तो आर्टिकल्स में जो भी रेट स्पेसिफाई होगा उस रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करेंगे शेयर होल्डर से. मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए इनकम होगी या एक्सपेंस? इनकम होगी. वेरी गुड, इनकम होगी. क्योंकि जो अमाउंट हमें अर्लियर ही रिसीव हो जाना चाहिए था, अगर वो हमें लेट रिसीव हो रहा है तो जितना लेट रिसीव होगा उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी. यानी दिस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स विल बिकम द इनकम फॉर द कंपनी एंड एक्सपेंस फॉर द शेयर होल्डर. अब अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करनी है? कंपनी की बुक्स में. तो आप केवल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, शेयर होल्डर के लिए क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर एग्जाम देते टाइम माइंड में कुछ डाउट्स आते हैं तो इस वजह से सोच सकते हो कि कंपनी चार्ज कर रही है, कंपनी को अर्ली पेमेंट नहीं मिला, तो कंपनी जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कंपनी का इनकम है या एक्सपेंस है? अगर आप वहीं कंफ्यूज हो तो फिर जनरल एंट्रीज कैसे पास करोगे? तो इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा कि ये कंपनी के लिए इनकम है. अब दूसरी बात, अगर टेबल एफ अप्लाई हो रही है तो टेबल एफ में क्या रेट गिवन है? अकॉर्डिंग टू टेबल एफ of schedule 1 of the Companies Act 2013, the directors of the company has a right to charge interest on calls in arrears at the rate which cannot exceed 10% per annum. 10% पर annum से ज़्यादा के रेट से आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते. तो टेबल एफ की रूल्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या होगा? 10% पर एनम. ठीक है ना? क्लियर? Yes, sir. देखो पेज के बॉटम में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर.
The company is authorized to charge interest on calls in arrears at a specified rate mentioned in its articles from the due date to the date of actual payment. सर इसका मतलब मान लो कंपनी ने इन कॉल्स फर्स्ट कॉल मनी या सेकंड कॉल मनी वट एवर या अलॉटमेंट मनी जो भी है, मान लो कंपनी ने ड्यू की जुलाई 1 को, लास्ट डेट थी टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल जुलाई 15, और जो शेयर होल्डर था जुलाई 15 लास्ट डेट थी, शेयर होल्डर ने पेमेंट किया सितंबर 30 को, तो कितने टाइम का इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी? हाफ मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी 2.5 मंथ्स का कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बोलो क्लियर है? ड्यू डेट कब तक Yes, थी? sir. जुलाई 15 तक, यानी 15 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते थे विदाउट एनी इंटरेस्ट। जुलाई 15 के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया तो जो डिलेड पीरियड है, डिलेड पीरियड कितना हो गया? 2.5 मंथ्स। इस डेट से इस डेट तक का गैप देख लो, तो जुलाई का आधा महीना हो गया, अगस्त और सितंबर लास्ट में जाके उसने पेमेंट किया है, तो 2.5 मंथ्स का कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर डायरेक्टर्स चाहें तो क्या वो इस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को वेव ऑफ कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्टर्स के पास ये राइट है, वो चाहें तो इस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को पार्शली या फुल्ली भी वेव ऑफ कर सकते हैं। वेव ऑफ करना है यानी शेयर होल्डर को माफ कर देना कि चलो ठीक है, हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ये पावर होती है डायरेक्टर्स के पास, चाहें तो कर सकते हैं। तो but if the articles are silent, table F of schedule 1 of the Companies Act 2013 shall be applicable, according to which interest shall be charged at a rate not exceeding 10% per annum। 10% per annum से ज्यादा नहीं हो सकता। However, the directors have the right to waive the payment of such interest wholly or in part। Clear है? Yes, sir. Yes, sir. आओ नेक्स्ट पेज। अब अकाउंटिंग एंट्रीज। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज। जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करोगे, किससे करोगे? शेयर होल्डर से करोगे ना। तो जब शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है तो उनको बोलते हैं मेंबर्स। तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज किया जाएगा, कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट। सर सन्ड्री मेंबर्स क्यों? जरूरी थोड़ी ना एक ही होल्डर ने पेमेंट नहीं किया होगा, मोर देन वन होल्डर भी तो पेमेंट नहीं कर सकते, या उन्होंने लेट पेमेंट किया होगा। तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर है? मेंबर्स को हमने एक तरह से डेटर बना दिया कि वो हमें पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, और आप लोगों ने बोला था अपने कॉमन सेंस को यूज करके कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए इनकम होगी, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। सेकेंड, जब मेंबर्स से जिन्होंने लेट पेमेंट किया है कॉल मनी का या अलॉटमेंट मनी का, जब उनसे इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव होगा, कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। क्लियर है? ईयर एंड में जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो जितनी भी इनकम्स होती हैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्रेडिट करेगी। सर स्टेटमेंट ऑफ P&L? हाँ बेटा, इन केस ऑफ कंपनीज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब नहीं बनाते, अब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं। कंपनी के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, कंपनी के केस में आप उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो आपका प्रॉफिट था, ये जो आपकी इनकम थी, इसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस में क्रेडिट करोगे। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना?
ये 3 एंट्री हमें पास करनी है। ये जब हम चार्ज करेंगे मेंबर से, दूसरा जब मेंबर से अमाउंट रिसीव होगा, और ये एंट्री ध्यान रखना, ये एंट्री आप करोगे ईयर एंड में। ये कब करोगे? ईयर एंड के अंदर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ, अगर ये क्लियर हो गया तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। तो आओ करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12। Chandra Limited issued 15,000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 5%. 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इशू किए ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5% ऑफ व्हाट? 100 रुपीज। कितना हो गया? 5 रुपीज। यानी कंपनी ने इशू किया 100 रुपीज का शेयर एट 105। क्लियर? Yes, sir. Yes. Payment were to be made 25 on application, 45 on allotment and 35 on first and final call. 25 application, 45 allotment and 35 first and final call. टोटल लगा लो 40 + 20 60 + 30 90 105। हमेशा मैच करके देख लेना, कहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें। आगे देखो, द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया? हाँ सर हो गया। 13,500 शेयर के लिए अप्लाई करता तो भी हो जाता। तो ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन आ गई कि कंपनी ने हायर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए थे और पब्लिक ने लोअर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, कंपनी ने सब एक्सेप्ट कर लिए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कैसे करेंगे? फटाफट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल का फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करना है आप लोगों को एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना। ऐसे मत कर देना जैसे मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, अमाउंट एंड अमाउंट लिखोगे एंड रुपी के साइन लगाओगे दोनों कॉलम्स में। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स कॉलम में आप एंट्री पास करोगे, प्रॉपर नरेशन लिखोगे, तब फुल प्रेजेंटेशन के साथ काम करोगे, तब आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मत कर देना कि सर जैसे आप करते थे बोर्ड पे हमने तो वैसे ही कर दिया। यहाँ हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन प्रॉपर देखना हो तो मैं प्रेजेंटेशन के साथ करूँ। यहाँ पे जवाब दो बच्चों। नहीं सर, कर लेंगे। कर लेंगे सर, हम अच्छे बच्चे हैं। तो 14,000 शेयर्स आपके थे, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप 14,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 140 140 280 एक हो गया और 70 एक हो गया। 280 + 70 3,50,000 रुपीज। ये तो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई। उसके बाद नरेशन लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप एंट्री पास करोगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000। बोलो यहां तक समझ में आ गया? है सर यहाँ तक? ये तो बहुत था, ये तो इजी था, ये तो सर हम ही कर लेते हैं। तो बता दो तुम कहां तक कर लोगे, उससे आगे मैं समझा दूं। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लो। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 14,000 शेयर्स लिख लो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो अलाउड है ये 14,000 शेयर्स इंटू 45 रुपीज। तो 14,000 इंटू 45 करोगे, इंटू 10 करते हो तो 140 आता है। 560 तो एक हो गए आपके, और 70,000 एक हो गए, टोटल हो गए आपके 6,30,000 रुपीज। तो एंट्री पास कर लो 6,30,000 एंड 6,30,000। क्लियर? अलॉटमेंट मनी Yes, रिसीव sir. करो, बैंक अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू प्रेफरेंस शेयर allotment account, to preference share allotment account 6,30,000। सर नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर प्रीमियम भी तो था ना, वो अलॉटमेंट में जाएगा ना? हाँ प्रीमियम भी तो था, मैं भी तो पूछूं, मैं भी तो देख रहा था कि तुम जवाब देते हो या नहीं देते। तुम जवाब दे, तुम चीजों को पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो, मैं ये भी तो देखना चाहता हूँ। ये गलती मैंने बच्चे जानबूझ के की है कि मैं देखूं तो सही कि कौन बच्चा मुझे टोकता है कि सर देखो प्रीमियम मनी भी तो ड्यू है 5 रुपीज की पर शेयर, और इन केस ऑफ साइलेंस कहाँ ड्यू होती है। जानबूझ के नहीं लिखा मैंने ये, 5 रुपए कहाँ ड्यू होंगे, अलॉटमेंट लेवल पे। तो यहाँ पर 630 नहीं आएगा। अब देखो केवल एक बच्चा बोला, 5,60,000 आएगा, और टू शेयर नहीं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 560 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 70,000 रुपीज। अब रिसीव कर लिया आपने टोटल का टोटल अमाउंट 6,30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब बोलो इसको हटा दूं, इन एंट्रीज को हटा दूं, कोई दिक्कत है क्या? यस सर। No, sir. अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करो 35 रुपीज की प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने थे? 14,000 शेयर्स थे, 35 रुपीज पर शेयर आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो 420 तो एक हो गए, और 70,000 एक हो गए, 4,90,000 रुपीज ड्यू हुए। ठीक है ना? यस 4,90,000 रुपीज से आप ये एंट्री पास करोगे। अब मुझे बताओ क्या पूरे 490 रिसीव हो गए? नहीं सर, 200 शेयर्स के ऊपर 35 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुए। 35 टू 7,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो 490 में से 7,000 लेस कर लो, 4,83,000 आपको रिसीव हो गए। यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 4,83,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,83,000। ठीक है, या तो ये एंट्री पास कर लो। ये मैंने क्या किया विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये तो मैंने किया विदाउट ओपनिंग, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। तो वहां पर हमारी चॉइस है, जो हमें बेटर लगे हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाओ, मैं एंट्री पास करता बैंक अकाउंट डेबिट 4,83,000
calls in arrear account debit 7,000 to preference share first and final call account 4,90,000। बोलो क्लियर? यस। ये तो हो गया आपका जर्नल एंट्री पार्ट वाला सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन की चाहिए आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिखाना है? शेयर कैपिटल। तो पूरी बैलेंस शीट बनवानी है या केवल शेयर कैपिटल का पोर्शन समझना है? तुम्हारे सिलेबस में तो केवल शेयर कैपिटल है, तो आओ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूरी बनाओ या केवल अमाउंट समझा दो तुम्हें? क्या अमाउंट कैसे निकलेगा, जल्दी बता दो। अमाउंट ही समझा। देखो बेटा, सब बच्चों को अमाउंट ही समझना है ना। प्रेजेंटेशन तो आपने बेटा समझा हुआ है, आप खुद अपने हाथों से बार बार बैलेंस शीट बनाओगे तो हैबिचुअल हो जाओगे कि कैसे बैलेंस शीट हम बनाते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन देखना है तो पूरा करो, जल्दी जवाब दो। केवल एक ही बच्चे ने जवाब दिया मुझे। नो सर। क्या नो सर? क्या समझूं इसको? सर प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे सर। प्रेजेंटेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, वैसे तो कंपनी ने 15,000 शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन पब्लिक ने केवल 14,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन दी थी। कंपनी ने पर शेयर 100 रुपीज मांगे थे, तो वैसे तो 14 लाख रुपीज आपके पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी ना, पेड अप शेयर कैपिटल 14 लाख रुपीज। लेकिन क्या कंपनी को पूरे के पूरे 14 लाख रिसीव हुए? नहीं सर, 200 शेयर्स के ऊपर हमें फाइनल कॉल के 35 रुपीज रिसीव नहीं हुए। आप ये 7,000 यहाँ से लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो 13,93,000। ये आप दिखाओगे शेयर कैपिटल के सामने। सर वो 5 रुपीज का प्रीमियम, बेटा मैंने बताया था ना आप लोगों को कि प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, वो तो सेपरेट दिखाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में अंडर द हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये देख लो, ये जो हमने नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बना रखी है बैलेंस शीट, देखो शेयर कैपिटल दिखा रखी है 13,93,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस में 70,000 रुपीज, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ये जो SPR है, जो प्रीमियम अमाउंट है 5 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू था, और वो टोटल 14,000 शेयर्स के ऊपर हमें रिसीव हो गया था। तो 14,000 इंटू 5, 70,000 प्रीमियम अमाउंट में हमने क्रेडिट भी किया था, अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ था। और क्योंकि फुल अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई थी, इसलिए पूरा का पूरा प्रीमियम इन्होंने बैलेंस शीट में शो कर दिया। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बेटा 13,93,000 तो आपको कैपिटल के रिसीव हो गए और 70,000 आपको प्रीमियम के रिसीव हो गए। टोटल लगा दो 14,63,000 आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे। ये देखो ये लिखे 14,63,000। आई होप क्लियर होगा। यस सर। नोट्स टू अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग अब कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, कॉल्स इन एडवांस। थक गए हो तो ब्रेक दे दूं आपको 2-3 मिनट का। चाहिए क्या ब्रेक? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स पेड इन एडवांस। देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्टर्स जो हैं, मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रखे हैं ऑफ ₹10 ईच। डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन मनी ड्यू की 3 रुपीज। एप्लीकेंट, सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन मनी जब तक नहीं देगा तब तक एप्लीकेंट कैसे बनेगा? तो एप्लीकेशन मनी तो शेयर होल्डर हमेशा पे करेगा ही करेगा, तभी तो चांसेस बनेंगे अलॉटमेंट होने के। अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी 2 रुपीज की, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी
2 रुपीज की। अब जो फाइनल कॉल है 3 रुपीज की, ये डायरेक्टर को जब रिक्वायरमेंट होगी कंपनी के बिजनेस के लिए तभी तो डायरेक्टर डिमांड करेगा, कॉल करेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स कंप्लीट अमाउंट मांग लें, जब जरूरत होगी तब डिमांड करेंगे। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है मेरे से। यस सर। अब मान लो डायरेक्टर ने ये फाइनल कॉल अभी तक डिमांड नहीं की, लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जो कह दें कि ठीक है, रिमेनिंग 3 रुपीज पर शेयर बचा हुआ है, रिमेनिंग 3 रुपीज पर शेयर बचा हुआ है। मान लो आउट ऑफ 10,000 में से 2,000 शेयर का एक होल्डर है, वो कहता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूं कि कंपनी मेरे से अमाउंट कॉल अपॉन करे, रिमेनिंग अमाउंट, और मैं बिजी होने की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से उसको नहीं दे पाऊं, और बाद में कंपनी के पास पावर है टू फॉरफिट माय शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कंपनी मेरे शेयर फॉरफिट कर ले। बजाय इस प्रॉब्लम को फेस करने के, मैं जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की तब ये 2,000 शेयर का होल्डर कहता है कि लो फाइनल कॉल के भी 2,000 इंटू 3 6,000 रुपीज आप अभी से लिख लो मेरे साथ। यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑल्सो। यानी टोटल वो कितने देगा? 2,000 शेयर, और टोटल 2 + 3 5 रुपीज, 10,000 रुपीज वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ही पे कर रहा है। इस 10,000 रुपीज में से 2,000 इंटू 2 4,000 तो फर्स्ट कॉल के हैं जो कि डायरेक्टर्स कॉल अपॉन कर चुके हैं और इस शेयर होल्डर ने पे भी कर दिए, और जो रिमेनिंग 6,000 रुपीज ये डायरेक्टर्स ने अभी तक कॉल अपॉन नहीं किए। ये 6,000 रुपीज डायरेक्टर्स ने अभी कॉल अपॉन नहीं किए। अगर शेयर होल्डर पे कर रहा है तो दिस 6,000 रुपीज विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉल्स इन एडवांस, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ध्यान रखना है एक चीज का कि कॉल्स इन एडवांस को कभी भी शेयर कैपिटल के अंदर शो नहीं किया जाता। जो अमाउंट अभी तक डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पे कॉल अपॉन ही नहीं किया ऑन शेयर्स, अगर कोई शेयर होल्डर उसको एडवांस में कंपनी को पे कर रहा है, इट डजंट मीन कि आप उसको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड कर लोगे। नो, the amount of calls in advance will be credited to calls in advance account and not share capital account। बोलो क्लियर है? यस। अब जब ये हमें एडवांस मनी रिसीव होगी तब हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 6,000 रुपीज रिसीव हुए एडवांस के, 6,000 रुपीज टू calls in advance account 6,000 रुपीज। अब जो चीज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हो रही, तो उसको शेयर कैपिटल में आप दिखाओगे कैसे? सिंपल सी बात है। सर कॉल्स इन एडवांस को कहां दिखाते हैं? बेटा कॉल्स इन एडवांस को हम बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शो करेंगे अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे वो चैप्टर। वहां पर आप लोग पढ़ोगे कि कॉल्स इन एडवांस को हम शो करते हैं अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर होगा। यस। तो देखो कॉल्स पेड इन एडवांस। सर कंपनी क्या कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथराइज करते हो, केवल तभी। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियर कट लिख रखा है कि कंपनी इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, देन कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। भले ही शेयर होल्डर पे ही क्यों ना कर रहा हो, कंपनी मना कर देगी कि नो, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द सेम। ठीक है ना? तो ऑथराइज होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, तभी आप कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकते हो। देखो कॉल्स पेड इन एडवांस ऑन पेज नंबर 7.32।
A shareholder may sometimes pay a part or whole of the amount not yet called upon his share, जो अभी तक डायरेक्टर्स ने कॉल अपॉन नहीं किए हैं, in order to save himself the trouble of paying different calls at different times. सर ऐसे कौन होते होंगे जो सुपर बिजी पर्सन हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कहते हैं कि भाई डिफरेंट टाइम से आप डिफरेंट अमाउंट कॉल अपॉन कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कभी आप कॉल अपॉन करो और हम उस चीज़ को इग्नोर कर बैठें और बाद में हमारे शेयर्स आप फॉरफिट कर लो, ठीक है ना। इससे बेटर है कि हम आपको लमसम अमाउंट एक साथ ही पे कर देते हैं, जो बैलेंस अमाउंट है नॉट येट कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी, वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द सेम इन एडवांस। Thus the amount of future calls is received in advance by the company. देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सच अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट इज सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? यस सर। Now देखो, when the amount of calls in advance is received, it is credited to a newly opened account called calls in advance account. Entry will be already बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in advance account. Calls in advance account is shown on the equity and liability side of the balance sheet under the main head current liabilities and sub head other current liabilities. Already आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, आपने कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमने एग्जांपल लिया था 10,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच के थे, अमाउंट इस टाइप से ड्यू था 3223। 10,000 शेयर्स के ऊपर जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की ₹2 की, तो एक शेयर होल्डर था जो 2000 शेयर होल्ड करके बैठा हुआ था, उसने फाइनल कॉल मनी भी पे कर दी। तो जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तब कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, 20,000 तो फर्स्ट कॉल के रिसीव करेगी, ठीक है ना। यस सर। और 2000 इंटू 3, 6000 जो एक शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एडवांस के दिए, टोटल कंपनी 26,000 रिसीव करेगी। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल मनी कंपनी विल पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 26,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 10,000 इंटू 2, 20,000, और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 2000 इंटू 3, 6000। कंपनी ये एंट्री पास करेगी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ये एंट्री समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. After that, whenever the company makes the call for second and final call, हम एंट्री पास करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज। सर ये एंट्री तो हमें आती है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ये तो आप ऑलरेडी कई क्वेश्चंस पे पास आउट कर चुके हो। Yes. अब जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी, मुझे बताओ क्या आप कंपनी 30,000 रिसीव करेगी या लेस देन 30,000 रिसीव करेगी? Less than 30. क्यों सर? क्योंकि 6,000 तो ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो पहले ही, 6,000 तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो पहले ही। अब 30,000 थोड़ी मिलेंगे, अब 30,000 माइनस 6,000 यानी 24,000 द कंपनी विल रिसीव फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उस केस में एंट्री कैसे पास होगी? एंट्री पास करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर सेकेंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। सर ये क्या हुआ? देखो समझो, ये 24,000 तो आपको समझ में आ गया होगा। यस अब देखो यहां पर मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था। ये कॉल्स इन एडवांस किसका था? सेकंड एंड फाइनल कॉल का। यहां पे मैंने इस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो बच्चों क्लोज हो गया। और जो 30,000 रुपीज आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट करने थे वो मैंने 30,000 क्रेडिट कर दिए। यहां पर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ था 30,000 से, यहां क्रेडिट हो गया। बोलो क्लियर है बच्चों? यस तो देखो अब बुक में देखो, इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड बाय द डायरेक्टर्स द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड। शेयर, ये कौन सी कॉल है? जिस कॉल का एडवांस अमाउंट मिला है वो कॉल अब मेक कर रहे हैं डायरेक्टर्स। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, आगे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, विद द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। एक्चुअल में कितना रिसीव कर रहे हैं हम? 24,000 इन आवर एग्जांपल। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ कॉल रिसीव्ड इन एडवांस। ऑलरेडी कितना एडवांस रिसीव कर चुके? 6,000। तो वो 6,000 मैंने कॉल्स इन एडवांस में डेबिट कर दिया टू शेयर कॉल अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। यस सर। Now next topic is interest on calls in advance। अब जब कॉल्स इन एरियर हो रहे थे, यानी किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल मनी विच हैज बीन कॉल्ड अपॉन बाय द डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, देन इफ सच call amount is paid by the shareholder later in the future, then for the delayed period he or she will be charged with the interest on such calls in arrears। ठीक है ना? such interest will be charged by the company and such interest is called as interest on calls in arrear। interest on calls in arrear was income for the company। ठीक है ना? तो इन द सेम वे अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पे कर देता है अमाउंट, देन ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी ऑन द एडवांस अमाउंट। उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉमन सेंस यूज करो बच्चों अपना, क्या होगा कंपनी के लिए? एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब देखो, द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की डेट है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में हमने सब हेड में किसमें दिखाया? अदर करंट लायबिलिटीज। तो कंपनी की डेट है, ये लायबिलिटी है। It is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी किस डेट से किस डेट तक देगी? मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट 6,000 रुपीज रिसीव कर लिया जुलाई 1 को, जुलाई 1 को रिसीव कर लिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की अक्टूबर 1 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स का गैप हो गया। 3 मंथ्स का गैप हो गया। कंपनी 6,000 के ऊपर 3 मंथ्स के पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी 6,000 पर 3 मंथ्स के पीरियड का इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी टू द शेयर होल्डर हु हैज मेड द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आई होप क्लियर होगा। यस सर। तो देखो बुक के अंदर, it is liable to pay interest on calls in advance from the date of receipt till the date when the call is due for payment। Generally, the articles of the company specify the rate at which interest is payable on calls in advance। अगर कंपनी ने खुद के आर्टिकल्स बना रखे हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट स्पेसिफाइड होता है। लेकिन अगर कंपनी ने खुद के आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं करा रखे हैं तो ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर फिर टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी पेड बाय द कंपनी टू द रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर
at a rate which cannot exceed 12% पर annum। 12% पर एनम से ज़्यादा का रेट नहीं हो सकता। अब ध्यान रखना, जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव करती है, मैक्सिमम रेट एज पर टेबल एफ 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे जब पे करती है तब मैक्सिमम रेट एज पर टेबल एफ 12% पर एनम। याद रहेगा? यस सर। यानी जब देती है तब रेट ज़्यादा है, जब इंटरेस्ट चार्ज करती है तब रेट कम है। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो जनरली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। हाउएवर इफ द आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच रेट, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल, which leaves the matter to the board of directors, जो इस मैटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे छोड़ देता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है ना? मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है? 12% पर एनम एज पर टेबल एफ। अगर आप 12% पर एनम से ज्यादा का रेट रखना चाहते हो, 15%, 20% पर एनम, अपने खुद के आर्टिकल्स बनाओ, रजिस्टर करा लो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, उसमें आप जो रेट स्पेसिफाई करोगे उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करो। ठीक है? यस सर। As such, the interest on calls in advance, which leaves the matter to the board of directors subject to the maximum rate of 12% per annum. अब ध्यान रखना, it is to be noted that interest on calls in advance is a charge against profit। हमने पार्टनरशिप पढ़ी ना? पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो तो कंपनी को पे करने ही पड़ेंगे, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉसेस हो। तो जो कॉल्स इन एडवांस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है शेयर होल्डर को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड बाय द कंपनी इवन इफ द कंपनी सफर्स अ लॉस। कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो भी कंपनी को इस इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो आगे लिखा हुआ है, इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एज सच द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं भी हुए हैं तो भी कंपनी को ये इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। क्लियर? यस। अब मेरे को एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर डायरेक्टर्स इसको वेव ऑफ कर सकते हैं क्या? अरे बेटा, कंपनी को रिसीव थोड़ी ना करना है, कंपनी को पे करना है। वेव ऑफ की बात ही कहाँ आती है यहाँ पे? वेव ऑफ तो तब करोगे ना जब आपको वो अमाउंट रिसीव करना हो, आपको तो ये पे करना है। तो यहाँ पर वेव ऑफ की कोई बात नहीं आती। ठीक है ना? यहाँ पर वेव ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेज नहीं होता। वो रेज कहाँ होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के केस में, जहां पर डायरेक्टर्स पार्शियली या होली कंप्लीट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चाहे तो वेव ऑफ कर सकते हैं। वो पावर डायरेक्टर्स को होती है। ठीक है? अब मैंने आपको अर्लियर कॉल्स इन एडवांस पढ़ाते समय बताया था कि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जब वो कॉल मनी मेक करेगी कंपनी तब वो शेयर कैपिटल में जाके मर्ज होता है। तो जब तक कॉल्स इन एडवांस की फॉर्म में वो पड़ा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस अमाउंट के ऊपर कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं बना। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस सिंस द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप क्लियर होगा। यस सर। अब कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, आओ उनको कंप्लीट कर ले। पहली एंट्री, जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या करेगी? ड्यू करेगी मेंबर्स को, तब एंट्री क्या होगी? कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या है? एक्सपेंस है ना। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। ठीक है ना? जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, वो अमाउंट आप इस एंट्री में लिखोगे। एंट्री नंबर सेकंड, जब मेंबर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, एंट्री करोगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट है उस अमाउंट से जो भी अमाउंट कंपनी पे करेगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट, नो डाउट वो अमाउंट यही होगा। मान लो यहाँ पर 2000 हमारा कैलकुलेट हुआ, तो ये एंट्री भी 2000 रुपीज से जब मेंबर्स को पेमेंट किया जाएगा तो एंट्री आप करोगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? यस सर। एंट्री नंबर 3, ये एंट्री होगी बेटा ईयर एंड में। आप लोगों ने अपना कॉमन सेंस यूज करके बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो ईयर एंड में व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी हम एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2000 रुपीज, क्योंकि हमने 2000 से सारी एंट्रीज पास की हैं, तो वही टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 2000। बोलो, इन एंट्रीज में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब एक तो पेज नंबर 7.33 पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दे रखी है, और इससे नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7.34 पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दे रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 के बाद फिर हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन यानी इलस्ट्रेशन नंबर, एक तो आपको दिया जा रहा है होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, इनको ट्राई करके देखना आपसे होते हैं क्या। अगर हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ डिस्कस करोगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूरा ही नहीं हो रहा, सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना? और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 14 इज योर होमवर्क, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू। वेलकम।